बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड टूर के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और जो पहले चमगोइयाँ चल रही थी, बातें चल रही थी कि हेड कोच चेंज कर दिए जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी में कुछ तब्दीली नहीं, कप्तान चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आराम से बैठे हैं, सीट बेल्ट बांधें, सेम टीम है, सेम स्क्वाड है, उसी तरह ही हम जाएंगे और वेस्ट इंडीज़ में परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। शान मसूद को कप्तान बरकरार रखने की तजवीज़ चेयरमैन पीसीबी को अरसाल कर दी गई है। अप टू हिम, अगर वो अप्रूव करते हैं तो शान मसूद कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कोई सेकंड प्लान है जो कि सेकंड प्लान नहीं है। ठीक है जी। सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई है। अब ये अप्रूवल आएगा पीसीबी चेयरमैन की जानिब से या फिर सिलेक्शन कमेटी, जिनका कोई हेड कोई नहीं है। टेस्ट स्क्वाड में मामूल हक, अजान वैस, अब्दुल्ला फजल, अवैस जफर, बाबर आजम, सलमान अली आगा, साजिद खान, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा होगा। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी आपको पता है कि 3 मैचेस कल भी हुए, कल भी 3 टीमें घर गई, 3 टीमों ने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया। आज जो 3 टीमों का मैच है वो खासी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो कल पे वो डेट्स चली जाएंगी। आज स्पेन और ऑस्ट्रिया का मैच है, पोर्चुगल और क्रोएशिया का मैच है, स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया का मैच है। पोर्चुगल और क्रोएशिया का मैच जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे खेला जाना है, जिसके लिए डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग रात भर जागेंगे, इस मैच के लिए जागेंगे, इस मैच को देखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इसका क्रेज़ है और रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप है, तो उनका एक एक मोमेंट जो है ये फुटबॉल फैन जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद सईद साहब और साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिए तनोली साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, तनोली साहब से रब्ता करते हैं। अहमद सईद साहब, सर शान मसूद को कप्तान बरकरार रखने की तजवीज़ पेश कर दी गई है, मतलब बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली कि हमारे पास बैकअप पे कुछ नहीं बचा, या फिर पॉलिटिकली इसको अगर कहा जाए कि बाबर आजम को आप वापस नहीं ला सकते, रिजवान को आप वापस नहीं ला सकते, शान मसूद और साउथ शकील जो हैं उनको कंटिन्यू नहीं करवा सकते, कोई ना कोई रीज़न तो है ना, वरना शान के कहते हैं 19 सीरीज़ टोटल 19 मैचेस आए खस। जी हाँ, शान मसूद जो है वो तकरीबन 18-19 मैच में उन्होंने कप्तानी की है और जो 16 हारे, 3 जीते, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं। उसके बाद मेरा ख्याल दुनिया की कोई भी टीम हो तो उन्हें सैक कर चुकी होती है अब तक, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमेशा अनहोनी करके दिखाता है। और जो पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से खबरें आ रही थी कि शान मसूद को जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है बतौर कप्तान, अब जो है दोबारा से, अब देखें बात यह है, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे रूमर्स हैं जो सर्कुलेट करती हैं इस इदारे के अराउंड, और न जाने कौन सी ऐसी इनकी मजबूरी है या कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है कि यहाँ से निकलने वाली हर छोटी से छोटी बात जो है वो मीडिया का हिस्सा बनती है। तो अगर शान मसूद ने कप्तान बनना है, बाबर आजम ने कप्तान बनना है, रिजवान ने बनना है, भाई पीसीबी ये करने का काम है और पीसीबी को ही ये डिसाइड करना चाहिए। लेकिन जब ये आउटसाइड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है और ज़रूरत ज़्यादा आउटसाइड नॉइज़ जब प्रेशर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो फिर जाहिर है कि जिस तरह का हमारे यहाँ का स्पोर्टिंग कल्चर है, जिस तरह के हमारे यहाँ इदारों के अंदर भर्तियाँ होती हैं और लोग रखे जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो हमें फिर फैसलों के ऊपर भी आता हुआ नज़र दिखाई देता है। लेकिन ज़ाहिर तौर पर मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद ने बतौर कप्तान भी और बतौर बल्लेबाज भी जो कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है वो भी बहुत इतनी मिसाली नहीं थी कि उन्हें बरकरार रखा जाए पाकिस्तानी टीम के साथ। उनका तो टीम में शामिल होना ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारी तो ये रिवायत रही है कि इसकी टीम में जगह ना बने, उसे हम बतौर कप्तान जो है वो टीम में साथ साथ लिए फिरते हैं और इससे जो है वो खिलाड़ी जो हकदार होते हैं उनका हक मारा जाता है। अब देखिए, अजान अवैस वहाँ बांग्लादेश में गए, उन्हें वहाँ परफॉर्म किया, अब्दुल्ला फजल गए, उन्हें वहाँ परफॉर्म किया, लेकिन चंद बड़े नाम जो अपने नामों की वजह से इस टीम का हिस्सा बने रहेंगे, उनकी वजह से इन सीनियर प्लेयर्स का जो है वो हक मारा जाता रहेगा। अब आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का भी यहाँ पर नाम ले लिया है। बात यह है कि बाबर आजम ने पहले ही पाकिस्तान टीम में कप्तानी की, लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान के लिए कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। मोहम्मद रिजवान कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान की टीम में आए, 2 अच्छी सीरीज उन्होंने जीती, उसके बाद उनको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया और उनको जो मुनासिब वक्त उनका मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। तो आपने अगर इस तरह ही करना है कि एक कप्तान को लेकर आना है, उसको इतना लंबा रन दे देना है कि अनप्रेसिडेंटेड रन हो, कोई उसे पूछ कुछ ही ना हो, और एक कप्तान को आपने लेकर आना है और उसको आपने 1 सीरीज 2 सीरीज के बाद रिप्लेस कर देना है, तो फिर मेरा ख्याल है कप्तान बदलने के बजाय अपना सिस्टम थोड़ा सा बदल के देखें। इस सिस्टम के अंदर इतनी कमजोरियां पाई जाती हैं, इस सिस्टम के अंदर इतने लूप होल पाए जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी आदमी, वो शान मसूद को आप लोग लाए थे डोमेस्टिक में शानदार कारकर्दगी की वजह से, वहाँ पर उन्हें अच्छी कप्तानी की थी, लेकिन टीम के साथ वो आया तो कप्तानी नहीं कर पाए। इसी तरह आप प्लेयर्स के नाम लेते जाएं, वो क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए हैं, डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलते हुए हैं, पीएसएल में क्रिकेट खेलते हुए हैं, तो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ही वो पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट होते हैं, जो ही वो इस कल्चर का हिस्सा बनते हैं, तो उनके जो मसाइल हैं वो फिर आए रोज जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस सिस्टम के अंदर जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, पहले उन्हें बदल के देखें, उसके बाद फिर फैसला करें कप्तान किसको। अच्छा जी, अब सिस्टम में लोग बदल के देखें, वो तो पता नहीं बदले जाने के नहीं। अली तनवीर साहब कुछ
नए चेहरे जो है उस पर अब डिपेंडेंट होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अजान अवैस अच्छा एडिशन है, अब्दुल्ला फजल है, अवैस जफर है, उबैद शाह हैं और अली उस्मान है। ये 5 नए नाम मेरे सामने हैं, जिसमें से चले अजान अवैस को हमने देखा है, बाकी जो नाम है ये टेस्ट में हमें नए चेहरे नजर आएंगे। समझते हैं एक अच्छा फैसला। चलें कुछ तो हुआ ना कि पुराने चेहरों से हमारी जान छूटी, कुछ सीनियर्स को रेस्ट दिया गया। हम ये नहीं कहते बाहर किया गया, रेस्ट दिया गया, तो कुछ नए चेहरे, तो कुछ बेहतरी की उम्मीद लगा लें फिर इनसे। देखिए, पहले तो ये जो आपने लास्ट में बड़ा अच्छा लफ्ज जोर दिया कि रेस्ट दिया गया, पहले तो इसको हल कर लेना। अगर तो इसी तरह इन वैल्यू कटों को अगर हम रेस्ट देते रहेंगे ये कह के कि उनको रेस्ट दिया गया है, तो फिर कल को फिर आपको बैकअप में वही लोग मिलेंगे। जबकि माइक हैसन की आज की क्रिक इन्फो पे हेडलाइन है कि टैलेंट के लिए आपको और इंतजार करना पड़ेगा, कि आपको अपनी नर्व्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी कि टैलेंट अभी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि जब एक मेगा इवेंट आएगा तो यही शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, सलमान अली आगा, आजमाइयों को दोबारा आजमाया जाएगा, वो भी निकाल के लाते हैं। बिल्कुल। तो होता यही है कि जब आपने किसी पे, मतलब मैनेजमेंट इस बात का ऐलान क्यों नहीं करती कि शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस के मेयार पे पूरा नहीं उतरे तो उनको हमने टीम में नहीं लिया। ये कहने में कितना मसला है। या मोहम्मद रिजवान जो हमेशा से बात करते थे कि आपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस बुनियाद पे दिया है, तो आज उनको बताएं ना कि भाई इस बुनियाद पे दिया है कि तुम्हारी तो फिटनेस ही नहीं है, तुम तो उस पे क्राइटेरिया पे उतरता ही नहीं हो, तो इस वजह से हमने दूसरे बच्चों को मौका दिया है। ये तो सर ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है कि आज ये चीज अनाउंस हुई कि जो 80% जो मेयार है वो आपका फिटनेस होगा, तो जिसकी वजह से आपने देखा कि जिनके आपने नाम लिए अजान अवैस और ये इस तरह के नाम, या उबैद शाह आ गए, ये इस तरह के जो नाम जिनको इतने अरसे से परफॉर्म करके बाहर किया गया, साजिद खान है जो हमेशा से वही गिला करते थे कि यार मैं तो परफॉर्म करता हूँ और परफॉर्मेंस के साथ मुझे बाहर कर दिया जाता है। अभी भी सुफियान मुकीम को टीम से बाहर रखा गया है। तो मतलब समझ नहीं आती कि यार आपके मैनेजमेंट का क्या क्राइटेरिया है टीम में लाने का और टीम से ड्रॉप करने का। अब भी आप जो आपके मनपसंद है उनको आप ये कह के बाहर कर देते हैं कि यार इनको हम रेस्ट दे रहे हैं, और जिनको लाया जा रहा है उसको ये कह के आप वापस लाते हैं कि आप रिप्लेसमेंट है। जब आप किसी को ये कह के रिप्लेसमेंट के तौर पे आप किसी को लाएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हमेशा से ये होता है हमारी मैनेजमेंट के पास जो फैसला करने की सलाहियत है वो ना होने के बराबर है। यहाँ सीरीज सर पे आ जाती है, हम लोग टीम डिसाइड नहीं कर पाते। जब हम टीम डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम रोल कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे ओपनर्स डिसाइड नहीं होते, हमारा मिडिल ऑर्डर का इतने अरसे से मसला है। जबकि अभी भी बात की जा रही है जो 2 हमारे प्लेयर हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं, और वो दोनों रिप्लेस होने वाले प्लेयर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। आपकी जो बैकबोन है वही कंफर्म नहीं है। आप इतना बड़ा कैंप लगाते हैं, वहां पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट आई हुई होती है, वहां पे आप उनकी कमजोरियों पे काम करना चाहिए। आप पहले से रोल डिफाइन कर दें जो जाके काम भी आए। पर यहाँ मैनेजमेंट को समझ नहीं आती, यहाँ तो कैप्टन डिसाइड नहीं होता तो प्लेयर कैसे डिसाइड होंगे। तो हर तरफ ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, कैप्टन से लेके कोच से लेके हर बंदा अपनी नौकरी बचाने में लगा हुआ है, हर बंदा अपनी जस्टिफिकेशन लेने में लगा हुआ है, और किसी बंदे को क्रिकेट का कोई ख्याल नहीं है। उसको ये एहसास है कि यार पाकिस्तान की इज्जत भी हमने बचानी है। बिल्कुल ठीक है अहमद साहब। सर ये भी सुफियान मुकीम का नाम लिया, मेरे ख्याल उनको बचा के रखा हुआ है। वर्ल्ड कप में उनको जाहिर है खिलाना है 50 ओवर वर्ल्ड कप का, तो उनको हमें कहीं इंजरी वगैरह ना हो जाए टेस्ट सीरीज में। हाँ, मुश्किल वक्त में वो जैसे अभी भी वो अब्दुल रज़ाक का ओवर बचा के रखा हुआ है वो एक टाइम का, तो वैसे ही मेरे ख्याल सुफियान को बचा के रखा हुआ है। क्या ख्याल है आखिर क्या कसूर है सुफियान का? लेकिन अली साहब ये कह रहे थे कि वो माइक हसन साहब ने कहा कि हमारे पास जो है ना वो टैलेंट अभी नहीं आ रहा है। अच्छा। तो टैलेंट अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कल तो है ना आप इंडक्ट हुए, कोई 1 साल हो गया मेरा ख्याल है माइक हसन साहब को पाकिस्तानी टीम के साथ काम करते हुए। तो इस 1 साल में क्या किया है आपने, अगर आप बतौर कोई टैलेंट नहीं तलाश कर पाए? दूसरी बात यह है कि हम काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं, और जो भी पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से तबसरा करते हैं या जो लोग पाकिस्तानी क्रिकेट से वाबस्ता हैं तवील अरसे से, उनसे आप एक बात जान लीजिए, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, पाकिस्तान में टैलेंट का मसला ही नहीं है। आप दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी हैं, और दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी के अंदर अगर आपको 11 लोग क्रिकेट खेलने के लिए नहीं मिल रहे, जबकि आपके पूरे मुल्क में सिर्फ एक गेम है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको अपने पूरे स्पोर्टिंग कल्चर के ऊपर जरा सोचने की जरूरत है। तो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, मिला ना अर्शद नदीम, पाकिस्तान के था ना, लाया ना गोल्ड मेडल। बात यह है कि टैलेंट का मसला ही नहीं है,
मसला है टैलेंट मैनेजमेंट का। इतने अरसे से आप लोग जो अंडर 19 और शाहीन और इस तरह की टीमें खिला रहे हैं, आ रहे हैं लड़के वहां से। मसला ये है कि वो लड़के जब आपके हाथ में चढ़ते हैं, इस तरह के कोचेस के हाथों में जब इनके हत्थे चढ़ते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा, जिनको ये नहीं पता कि पिच पे खड़े होकर प्रेशर को कैसे डील करना है, जिनको ये नहीं पता कि हर प्लेयर को उसके जो बॉडी टाइप्स हैं, उसका जो एक डेवलपमेंट का पाथवे है, उसका पता किए बगैर आप उसकी ग्रूमिंग नहीं कर सकते। इन कोचेस को ये नहीं पता कि पिच कैसे रीड करनी है, इन कोचेस को ये नहीं पता कि पिच के अकॉर्डिंग टीम कैसे बननी है, इन कोचेस को ये नहीं पता कि अगर बॉल तब्दील हो जाए, यानी कोकाबुरा का बॉल है, उसका अगर किसी और ब्रांड की बॉल अगर आपने इस्तेमाल करनी है, आपने खुद तो क्रिकेट खेली होनी है, तो आपको कैसे अंदाजा होगा कि इन छोटी छोटी बदलती हुई जो क्रिकेट के अंदर तब्दीलियां होती हैं, इनका भी इंपैक्ट होता है गेम के ऊपर। जब आपको इन बुनियादी बातों का नहीं पता, तो आप एक इंटरनेशनल टीम की कोचिंग क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन मैं अगेन वही बात करूंगा, कसूर माइक हसन का नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह के कोचेस अपॉइंट किए हैं, उनसे कौन पूछेगा कि आपने ये क्या लाकर हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किया है? जिन लोगों ने ये क्राइटेरिया सेट किए हैं कि जिनके ऊपर माइक हेसन जैसा आदमी पूरा उतरता है, आपने इश्तहार दिया ना कोच हायर करने के लिए पीसीबी ने, बिल्कुल, उसके अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होता है। वो क्राइटेरिया आपने इतना वीक और इतना लो कर दिया हुआ है कि इस तरह के कोच भी आकर हमारे टीम की कोचिंग कर जाते हैं, जो ये कहते हैं कि स्पिनर को खेलने के लिए उसका हाथ देखने की जरूरत नहीं है, आप इंपैक्ट देखें जहां बॉल पड़ रहा है उसके हिसाब से आप खेलें। वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। इसके ऊपर अब क्या तबसरा करें, क्या कमेंट करें? यहाँ तो क्लब क्रिकेट के बच्चे आपको इससे बेहतर एनालिसिस दे सकते हैं क्रिकेट का, जो आपकी इंटरनेशनल टीम की कोचिंग करने वाले आदमी को नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। तो बात यह है कि माइक हेसन को लाकर बिठाने वालों की अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, उस वक्त तक कप्तान बदले, उस वक्त तक कोच बदले, मेरा ख्याल है हमें बार बार चैनल बदलने पड़ेंगे, ये लोग नहीं बदलेंगे। अच्छा जी अली भाई, मैं ये अहमद सही साहब एक बात कर रहे थे कि उन्होंने एक साल में क्या किया है। उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए माइक हसन साहब ने कहा कि मुझे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दी गई तो उसकी परफॉर्मेंस 20% थी। अच्छा, तो 20% जो जिनकी परफॉर्मेंस हो तो उससे आप मेगा इवेंट तो नहीं जीत सकते। तो मैंने वो परफॉर्मेंस 70% पे ले गया हूँ। नाइस। अब आप जो होम सीरीज हैं वो जीत जाते हैं और जो छोटी मोटी टीम्स हैं उससे भी जीत जाते हैं। तो मैंने वो परफॉर्मेंस 20 से 70 पे ले आया हूँ। तो अहमद सईद साहब वो जो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं ना कि उन्होंने क्या किया है। वो कह रहे हैं कि पहले तो आप वर्ल्ड कप के जो नॉकआउट स्टेजेस हैं उस तक ही नहीं जाते थे। आपने 2023, 24, 25 आप नॉकआउट स्टेजेस के पहले ही बाहर होते रहे। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ आप मेगा इवेंट में नहीं जीत सकते, ना बड़ी टीमों से जीत सकते हैं। तो आप माइक हसन साहब को ये बताएं ना कि यार के वो जो टीम है उसको किसने बेहतर करना है। तो आप तो यहाँ से बैठ के उनको लगता है कि ये आप तनकीद ही कर रहे हैं। तो आप उनको बताएं कि जब हम सवाल करते हैं, आकिब जावेद साहब इस सवाल से इरिटेट हो जाते हैं कि हम आपको टाइम फ्रेम नहीं दे सकते भाई, ना हमारे पास कुछ जादू की छड़ी है, ऐसे ही है, ना हमारे पास टैलेंट आ रहा है। तो भाई तो आपका क्या काम है जब ना आप टैलेंट हंट कर रहे हैं, ना आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जा रहे हैं, ना आप सिलेक्शन क्राइटेरिया को, और जो टैलेंट आपके पास है उसका भी आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट है ये जो सारी सूरत हाल बनी वाली। तो साहब बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इससे पहले हमने क्रिकेट पे बात की, अब थोड़ी सी बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। फीफा वर्ल्ड कप में आज 3 इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जाने, जिसमें पहला मैच स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया है, दूसरा मैच पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया है और तीसरा स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जीरिया है। अहमद सईद साहब, कौन सा मैच इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि 3 ने घर जाना है, 3 ने आगे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करना है। देखें अगर आज होने वाले मैचेस का हम एनालिसिस करें तो सबसे जो बड़ा मैच है वो तो है पोर्चुगल और क्रोएशिया की टीमों के दरमियान जो खेला जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज एक्शन में नजर आएंगे और मेसी के फैंस जो हैं वो इस वक्त तो इस बात पर अफसरदगी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच रात 4 बजे जो है वो खेला जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो फैंस जो हैं अफसुर्दा होने के बावजूद भी 4 बजे तक रात को जाकर ये मैच जरूर देखेंगे, क्योंकि ये वो मैच है कि जिसको मिस नहीं किया जा सकता है। इससे पहले एक मैच खेला जाएगा, इसमें स्पेन की टीम जो है वो ऑस्ट्रिया से टकराएगी। लॉस एंजलिस में ये मैच खेला जाएगा 70,000 शायकीन की मौजूदगी में, जिसमें स्पेन की टीम जो है वो फीफा रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रिया की टीम 24वें नंबर पर है। स्पेन आउटराइट फेवरेट जाएगा इस मैच के अंदर और स्पेन की टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है इस ग्रुप स्टेज के अंदर,
उसमें यकीन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल मौजूद थे। कापा वर्डे के खिलाफ उनका मैच ड्रॉ हुआ, उस तरह से एक्सपेक्टेशन जिस तरह से की जाती है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन ये बड़ी टीमें जो होती हैं, इनको नॉकआउट राउंड में आने के बाद इनका जो रंग ढंग है वो ज़रा बदलता हुआ हमें नजर आता है। तो स्पेन की टीम जो काफ़ी अरसे से, गालिबन 2010 में जब वो वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद से लेकर अब तक वो नॉकआउट में कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर। तो स्पेन की टीम के लिए मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें नॉकआउट का जो अपना एक उनका, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ताला लगा हुआ है, उस ताले को उन्हें आज खोलना है। एक अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रिया की टीम उनके मध्य मुकाबिल जो है वो खड़ी होगी। राल्फ राइगनिक इस टीम के कोच हैं, जो हाई प्रेसिंग जिन्हें फादर ऑफ जेजन प्रेसिंग जिन्हें कहा जाता है। लेकिन स्पेन की टीम जो है वो इस मैच के अंदर हमें आउटराइट फेवरेट के तौर पर जाती हुई नजर आएगी। दूसरा मैच रात 4 बजे पोर्चुगल और क्रोएशिया की टीमों के माबैन खेला जाएगा। पोर्चुगल टॉप 5 में है इस वक्त, फीफा रैंकिंग में 5वें नंबर पर है। क्रोएशिया की टीम जो है वो 11वें नंबर पर है। और दोनों टीमें तो बड़ी हैं ही, इसके साथ साथ दो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मध्य मुकाबिल होंगे, जिनमें एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और क्रोएशिया के कप्तान जो हैं वो लूका मॉड्रिच। टोरंटो में ये मैच खेला जाएगा, जिसमें 43,000 से ज़ायद की कैपेसिटी है। शायकीन जो है वो इसके अंदर बैठकर मैच देख सकते हैं। लूका मॉड्रिच और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से जो भी टीम बाहर होगी, इन दोनों लेजेंड्स का आज ये आखिरी मैच हो सकता है फीफा वर्ल्ड कप का, जो भी इनमें से बाहर होगा। और लूका मॉड्रिच वो प्लेयर हैं जो 2018 में क्रोएशिया को वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेकर आए। 2022 में इनकी टीम ने जो है वो सेमीफाइनल खेला। और जो लोग ये डिबेट करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी में से मेसी को शायद इसलिए भी ज़्यादा लीवरेज हासिल है कि उन्हें वर्ल्ड कप जीता है और रोनाल्डो एक ऐसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिसके वर्ल्ड कप की लेगेसी की बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनके लिए शायद ये बात भी कहीं ना कहीं सोचने की है कि अगर लूका मॉड्रिच अपनी टीम के हमरा वर्ल्ड कप का फाइनल और सेमीफाइनल खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब तक ये कारनामा क्यों सर अंजाम नहीं दे पाए हैं। उसमें यकीनन कहीं ना कहीं टीम शीट का जो है वो रहता है कि पोर्चुगल के पास कभी इतनी अच्छी टीम शीट नहीं रही। लेकिन 2026 का वर्ल्ड कप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब ये वाला आर्गूमेंट भी शायद पोर्चुगल के पास नहीं है, क्योंकि उनकी टीम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। अगर हम ऑन पेपर देखें, उनका डिफेंस देखें, उनका जो है वो मिडफील्ड देखें, अटैकर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी उनकी टीम में पोटेंशियल नज़र आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है आज पोर्चुगल और क्रोएशिया का। और मेरा ख्याल है कि नॉकआउट राउंड का शायद बेल्जियम, मोरक्को और नेदरलैंड्स के बाद जो मैच जिसका इंतजार सबसे ज़्यादा किया जा रहा था वो ये मैच होगा। पोर्चुगल का अगर हम एनालिसिस करें ग्रुप स्टेज का, तो उन्होंने सबसे पहले कांगो के खिलाफ मैच ड्रॉ किया, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, जाहिर है 1-1 से वो मैच ड्रॉ हुआ था। उसके बाद वो वापस आया उज़्बेकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने 5 गोल स्कोर किए और फिर तीसरे मैच में कोलंबिया की टीम के अगेंस्ट भी उन्होंने 0-0 से वो मैच जो है वो बराबर किया। तो इसमें प्लस पॉइंट तो ये है कि इन्होंने डिफेंसिवली अगर हम देखें सिर्फ 1 गोल जो है वो इनके खिलाफ स्कोर हुआ, जो युआन वीसा ने हेडर पर स्कोर किया था, DR कांगो के वो स्ट्राइकर हैं। लेकिन उसके अलावा दोनों टीमें जो है उनके खिलाफ स्कोर नहीं कर पाई हैं। पोर्चुगल और क्रोएशिया रिसेंट पास्ट के अंदर भी आमने सामने आई हैं, यूरो कप के अंदर, नेशन लीग के अंदर, और उनमें जो है वो अगर पोर्चुगल का एनालिसिस हम करें तो यूरोपियन टीम के अगेंस्ट पोर्चुगल का रिकॉर्ड जो है वो ज़रा बेहतर हमें नज़र आता है साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन टीमों के मुकाबले में, क्योंकि इनसे वो अक्सर खेलते भी रहते हैं और इनमें बहुत सारे प्लेयर वो होते हैं जो क्लब्स के अंदर भी आपस में इकट्ठे खेलते रहते हैं। रोनाल्डो और लूका मॉड्रिच तवील अरसा जो है वो रियल मैड्रिड में भी इकट्ठे खेले, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इन क्लब्स के अंदर इकट्ठे जो है वो खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ आज के मैच में फेवरेट तो पोर्चुगल की टीम है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्रोएशिया की टीम जो है वो कमज़ोर टीम है, या क्रोएशिया की टीम और क्रोएशिया का जीतना ये अपसेट नहीं होगा। ये बराबर का मुकाबला है, पोर्चुगल फेवरेट ज़रूर है, लेकिन क्रोएशिया की टीम भी इस मैच को जीतने की सलाहियत रखती है। तीसरा मैच जो है वो स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया की टीमों के दरमियान सुबह 8 बजे खेला जाएगा वैनकूवर में, जहाँ पर रियाज माह्रेज़ हमें एक्शन में नजर आएंगे अल्जीरिया की तरफ से। और मेरा ख्याल है कि इन दोनों टीमों को अगर हम नाम जहन में रखें तो सबसे बड़ा नाम जो है वो हमें रियाज माह्रेज़ का नज़र आता है, जो अल्जीरिया के कप्तान हैं। और अल्जीरिया जो है वो जो ऑस्ट्रिया से 3-3 मैच उनका बराबर हुआ था, उसमें अगर वो 3-2 से वो मैच जीत जाते और वो गोल ना खाते जो उनको एंड में पड़ा था, तो आज वो स्पेन के अगेंस्ट ये मैच खेल रहे होते। लेकिन उन्हें एक फेवरेबल जो है वो ओपोनेंट मिला है। स्विट्जरलैंड जो है वो 19 नंबर पर है फीफा रैंकिंग में, अल्जीरिया 28 पर है। इसमें स्विट्जरलैंड की टीम फेवरेट जरूर होगी, लेकिन अगेन स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया में से किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कमजोर टीम है, ये भी एक बराबर का मुकाबला होगा। तो सुबह 8 बजे वाला मैच भी देखने से ताल्लुक रखता है। अच्छा, अब 42 साला रोनाल्डो, आप समझते हैं कि मे भी हो सकता है आज उनका लास्ट मैच हो? अब बीइंग इंटरनेशनल प्लेयर वैसे तो वो खेलते रहेंगे, बहुत सारी फैन बेस की आपने जो है ना वो अपनी जानिब नहीं, वो तो पता चलता है कि 46 साल की हो जाएंगे अगले वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप का आखिरी मैच आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 46 साल की उम्र में अब इम्पॉसिबल सी बात है कि वो फुटबॉल जैसा खेल जिसमें बहुत ज़्यादा फुर्ती चाहिए होती है, फिटनेस चाहिए होती है। तो रोनाल्डो अभी भी इस वर्ल्ड कप पे भी थोड़े से ना ऑफ कलर नजर आए, उस तरह से एक्टिवनेस रोनाल्डो की तरफ से शो नहीं हुई।
जी हाँ, रोनाल्डो ने अब तक 2 गोल स्कोर किए हैं, वो दोनों उज़्बेकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए गए थे। पहले मैच के बाद ये कहा गया था कि उनको पासेस ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, बॉल फीड नहीं हो रही हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर हम यूरोपियन टीम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग बॉल्स कंप्लीट करने की जो परसेंटेज है वो भी पोर्चुगल की है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना गेम यहाँ पर अप तो करना पड़ेगा। जो हमें डिफरेंस नजर आता है वो बिल्कुल यही नजर आता है कि क्रोएशिया की टीम नॉकआउट का जो उनका रिकॉर्ड बता रहा है पिछले 2 वर्ल्ड कप्स का, वो नॉकआउट्स में अपनी गेम को अचानक इतना लिफ्ट करते हैं कि जो उनकी हरीफ टीमें होती हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि ये टीम कहाँ से आ गई है, क्योंकि ग्रुप स्टेज के अंदर उनके आमतौर पर परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह की होती है जिस तरह इस वर्ल्ड कप में थी। तो बड़ी स्टेज के ऊपर आकर प्रेशर के अंदर आकर खेलना, लूका मॉड्रिच ने जहां पर आउट प्ले किया है अपने ओपोनेंट्स को, वो ये वाला फैक्टर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ हम देखें तो गो के उनका 6वां वर्ल्ड कप है, इनमें से 4 वर्ल्ड कप्स के अंदर उन्होंने क्वालिफाई किया नॉकआउट के अंदर, आज 5वीं मरतबा जो है वो इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया, लेकिन रोनाल्डो जो है वो नॉकआउट फेज में अब तक गोल स्कोर नहीं कर पाए हैं किसी वर्ल्ड कप में। तो रोनाल्डो के लिए ये मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बड़े प्लेयर लेजेंड होने के अगर आप क्लेम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये वो स्टेज है जहां पर आकर परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन उनका जो एज का बैरियर है वो यकीनन इतना बड़ा है कि इस खेल की इंटेंसिटी को वो मैच ही नहीं कर पाते, उसकी फ्रीक्वेंसी को वो मैच ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इर्द गिर्द जो टीम बिल्ड हुई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो तेजी है वो उसको मैच नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से 2 टैप इन भी उनके मिस हुए उज़्बेकिस्तान के खिलाफ मैच में। तो देखना ही होगा कि रोबर्टो मार्टिनेज जो उनके मैनेजर हैं वो किस तरह से इसको डील करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो पूरा मैच खिलाएंगे या पहले खिलाकर 50-60 मिनट के बाद सब करेंगे, या एंड पर जिस तरह से कार्लो एंचेलोटी ने डील किया है अब तक नेमार के साथ। लेकिन ये वर्ल्ड कप से पहले ही क्योंकि उनकी सेटिंग थी कि हम नेमार को लेकर जरूर जाएंगे लेकिन वो स्टार्टिंग लाइनअप का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन पोर्चुगल की टीम जो है वो एक ऐसी टीम है कि जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का होना इसलिए जरूरी है कि पोर्चुगल इज अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पोर्चुगल की टीम शीट के ऊपर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ना लिखा हो तो जो हरीफ टीम होती है वो उनके ऊपर से एक प्रेशर वैसे ही काम हो जाता है कि इनका जो बड़ा प्लेयर है वो नहीं खेल रहा है। ही इज द फाइनेस्ट एवर प्रोडक्ट पोर्चुगल के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स द राइट टाइम टू थिंक अबाउट द टैक्टिक्स के रोबर्टो मार्टिनेज को सोचना होगा कि उन्हें कितना गेम टाइम देना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और फिर इस बात पर उन्हें कन्विंस भी करना होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, क्योंकि रोनाल्डो और मेसी इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनके बारे में मैनेजर्स भी ये कहते हैं कि अब हम इन्हें क्या सिखाएंगे, इन्हें क्या बात करें, क्या समझाएं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर स्टेप अप करना चाहिए, और अगर रोनाल्डो एक हाफ में रेस्ट भी ले लेते हैं तो इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती है। वो यही आखिरी मैच हो चाहे और उसमें रेस्ट ले, सारी उम्र उनको पछतावा लग रहा है। मुझे वैसे ये उम्मीद नहीं थी आपसे, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में प्योरली मेसी के फैन, पिछले वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में उन्होंने रेस्ट किया था तो पोर्चुगल की टीम ने 6-1 से कामयाबी हासिल की। एग्जैक्टली, लेट्स सी जी, होप फॉर द बेस्ट फॉर पोर्चुगल और एज वेल एज क्रोएशिया, जो भी अच्छी खेलेगी डेफिनेटली उसकी जीत होगी और राउंड ऑफ 16 के लिए वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन बहुत से लोगों के दिल आज रात 4 बजे के बाद जो है वो टूटने वाले हैं, ईदर वो क्रोएशिया के लिए हो या फिर वो पोर्चुगल के लिए हो। आगे आने वाले शोज में इस पर फर्दर बात करेंगे। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।